हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे? कल हमने थोड़ी बहुत बातें पढ़ी, क्या क्या पढ़ा एक बारी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो भाई हमने पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसमें था बेसिक टैक्स रेट्स। तो कहते हैं टू रन एंड डेवलप एनी कंट्री। दीदी ये भेज ही दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, लिखा हुआ था मेरे पास। टू रन एंड डेवलप एनी कंट्री, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, है ना, गवर्नमेंट को पावर और मनी की जरूरत होती है। और मनी कैसे कैसे आ सकता है गवर्नमेंट के पास? सर बिजनेस से, टैक्स से और लोन से। फिर हमने पढ़ा पावर, पावर कहां पे मिली है सर? यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82 7 शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 246 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है को पावर है किस चीज की सर? लॉ बनाने की। किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। तो लॉ बनाया उन्होंने टैक्सेस के रूप में इनकम के ऊपर, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अब आर्टिकल एंट्री नंबर 46 स्टेट लिस्ट की, वही 7 शेड्यूल 246 आर्टिकल, वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप एग्रीकल्चर इनकम पे लॉ बना सकते हो। तो भैया हमने इसकी एक समरी बनाई थी। हमने बोला लिस्ट कौन सी? यूनियन लिस्ट और सर यूनियन लिस्ट किससे बिलोंग करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। और स्टेट लिस्ट किससे बिलोंग करती है? स्टेट गवर्नमेंट से। सर शेड्यूल कौन सा? दोनों में 7 शेड्यूल ही है। सर आर्टिकल कौन सा? 246 ही है। सर यहाँ पे लॉ बनेगा, पावर टू मेक अ लॉ ऑन इनकम टैक्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, और यहाँ पे किस पे बनता है? एग्रीकल्चर पे बनता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने बोला कि हम इस सब्जेक्ट के अंदर ना कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन। तो कहते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट ऑफ इनकम कैसे निकाली जाती है? यहाँ पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखा जाता है। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है सर? जिस साल में हम इनकम कमाते हैं उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं, और जिस साल में हम टैक्स पे करते हैं उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो नेम ऑफ द एसएससी आता है ना, उसमें टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम आती है। अब उसमें क्या क्या होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, पीजीपी की इनकम आएगी, कैपिटल गेन की इनकम आएगी, अदर सोर्स आएगा। इन सबकी पांच हेड, ये 5 हेड होते हैं। इन पांचों हेड की इनकम का टोटल क्या कहलाता है? जीटीआई। और जीटीआई में से माइनस होती है क्या? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A की। तो हमारी टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम निकल आती है। सैलरी, सैलरी का मतलब क्या होता है? जॉब, है ना, जो बंदा जॉब पे करता होगा। हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम से। पीजीपी आप जानते हो बिजनेस एंड प्रोफेशन की होगी। कैपिटल गेन सेल ऑफ बिल्डिंग वगैरह से आया, गोल्ड बेच के जो पैसा आया वो हो गया। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स में बिग बॉस में पैसा जीता या कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है आपको, इस तरह का। फॉर कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी वी शुड हैव नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो भैया हमें कुछ इनकम टैक्स लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है इनकम टैक्स एक्ट, जो मेन सोर्स है इनकम टैक्स लॉ का। ये प्रोवाइड कराता है डिटरमिनेशन ऑफ टोटल इनकम, कि भैया टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी एक्सेट्रा, ये दोनों चीजें आ गई इसमें। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कब से लगा हुआ है सर? 1/4/1962 से लगा हुआ है। इसके बाद प्रोविजो, प्रोविजो कभी भी वर्ड मिले तो उसका मतलब होता है एक्सेप्शन या कंडीशन ऑफ सेक्शन। ठीक है भाई, लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्शन, और टैक्स में हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजो बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन आएगी, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है मीनिंग ऑफ एनी टर्म यूज, जो कहीं पे भी यूज हुई होगी किसी सेक्शन के अंदर, अगर उसकी कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो एक्सप्लेनेशन के नाम से लिखी जाती है। इनकम टैक्स रूल 1962 क्या होता है? कहता है इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर्ड सीबीडीटी। इनकम टैक्स एक्ट कौन फॉलो करवाता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, टू मेक रूल्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और सारे फॉर्म्स, वैल्यूएशन रूल्स वगैरह ये सब बनाता है। फाइनेंस एक्ट 2025, हर साल फाइनेंस मिनिस्टर जो है प्रेजेंट करता है एक फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, जिसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट लिखी जाती हैं डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की। फाइनेंस बिल 2025 जो है प्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमन ने, है ना, कब? 1 फरवरी 2025 को। और सर एज सुन एज जैसी वो बिल पास हुआ पार्लियामेंट से और हमें अप्रूवल मिला प्रेसिडेंट से, तो वो क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट बन गया। सर फाइनेंस बिल जो है वो फाइनेंस एक्ट बना था 29/3/2000
2025 को और 1 अप्रैल से लागू हो गया था। नोटिफिकेशन क्या है? इट इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीडीटी। सर दोनों में से कोई भी नोटिफिकेशन इशू कर सकता है टू गिव द इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट एंड गिव इफेक्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कोई प्रोविजन को हमें मानना है या नहीं मानना है उसके ऊपर नोटिफिकेशन होगी। तो नोटिफिकेशन जो होती है ना वो एसएससी एज वेल एज डिपेंडेंट डिपार्टमेंट दोनों के लिए लगती है। सर एसएससी कौन होते हैं? दीदी का सवाल था एसएससी कौन होते हैं। बेटा जिसको इनकम टैक्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह का कोई भी लेना देना है उसको हम बोलते हैं एसएससी। भाई आज आपने अपना पैन कार्ड बनवाया होगा, अगर आपने पैन कार्ड बनवाया तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। सर हम तो इनकम कमाते ही नहीं अभी। अरे बेटा नील की करो, इनकम टैक्स वालों को बताओ कि हम कुछ भी नहीं कमाते, हमारी नील की रिटर्न है, कर दो। क्या होगा? तुम्हारे एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। जब कभी कुछ इनकम कमाओगे तो उसमें आनी शुरू हो जाएगी। आपका एक अच्छा हेल्दी ट्रैक रिकॉर्ड आपको लोन दिलवाने में मदद देगा। समझ में नहीं आया? सर्कुलर्स क्या होते हैं? सर ये सीबीडीटी इशू करता है। ऊपर वाला कौन कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीडीटी दोनों में से कुछ भी। ये क्लैरिफाई करते हैं द मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। कुछ प्रोविजंस का अच्छे से समझाने के लिए क्लैरिफिकेशन आ जाती है तो कहता है इट इज बाइंडिंग द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बट नॉट बाइंडिंग द एसएससी। ये एसएससी पे नहीं लगता, ये किस पे लग रहा है? सिर्फ डिपार्टमेंट पे लग रहा है। मेरे भाई सर्कुलर जितने भी होते हैं वो डिपार्टमेंट वाले उसको फॉलो करेंगे। अगली कहानी क्या आती है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है चार्ज होता है फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। इट इज चार्ज ऑन टोटल इनकम अर्न बाय द पर्सन इन द प्रीवियस ईयर। इट इज चार्ज ऑन द एवरी पर्सन। टैक्स इज चार्ज एट द रेट प्रेस्क्राइब इन अ फाइनेंस एक्ट। तो सर टैक्स जो चार्ज होता है, अब भैया ईयर को समझो। ईयर यहाँ पे ना एक कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। फाइनेंशियल ईयर दो तरीके का होता है। ईयर ऑफ इनकम को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, जिस साल में हमने इनकम कमाई, और सर जिस साल में हम टैक्स भरेंगे वो असेसमेंट ईयर। सर प्रीवियस ईयर जो होता है ना वो 12 महीने से कम का भी हो सकता है। अगर किसी के नया सोर्स बिजनेस स्टार्ट होएगा तो वहां से स्टार्ट होएगी ना इनकम, लेकिन असेसमेंट ईयर पूरे 12 महीने का होता है। उसके बाद हमने असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन पढ़ी थी। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? 12 महीने कमेंस एवरी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे खत्म हो रहा होता है। इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर के ऊपर टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में। भाई मैं 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो भी इनकम कमाऊंगा उसके ऊपर टैक्स कब देना है? 1 अप्रैल 2026 से 27 के बीच में। तो सर इट मींस एसएससी पे टैक्स एंड फाइल्स हिज रिटर्न इन असेसमेंट ईयर। एसएससी जो है अपनी रिटर्न फाइल कब करता है? असेसमेंट ईयर में करता है। इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर 25-26, उसके ऊपर टैक्स कब लगेगा? 26-27 में लगेगा। इसके बाद हमने प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? इट मींस द ईयर इन विच एसएससी अर्न करता है अपनी इनकम, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ये स्टार्ट करता है 1 अप्रैल से हर साल और 31 मार्च पे खत्म होता है। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन इन केस न्यू बिजनेस और प्रोफेशन अगर आपका स्टार्ट होता है तो भैया डेट जिस तारीख से वो स्टार्ट हुआ वो वहां से माना जाएगा। भैया एग्जांपल हमने बोला कि मिस रीना जो है स्टार्ट कर रही है अपना बिजनेस 5 जनवरी 2026 से, तो भैया उस केस में प्रीवियस ईयर कब माना जाएगा? 5 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक का। समझ में आया नहीं आया? अभी आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ और अभी देते शाम को दे दिए, ठीक है। और फर्स्ट बुक पे कुछ फर्स्ट बुक पे बड़े वाले सुबह से बोलो फुल प्ले वाले नहीं। सर यहां तक तो हमने पढ़ा था कल, अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है जी, आइए जरा। सर अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पर्सन। बेटा पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। पर्सन का मतलब क्या होता है? बेटा कितने पर्सन होते हैं पता है तुम्हें? 7 तरीके के लोग हैं।
कितने पर्सन है? इनकम टैक्स वालों ने कहा 7 तरीके के लोग हैं, गलीच, कमीने, कुत्ते, हरामजादे, ये नहीं, 7 अलग अलग। इसमें सबसे पहला आता है बेटा इंडिविजुअल। इट मीन्स नेचुरल पर्सन, that is human being. It includes male, female, minor, major, third gender और विद्या नहीं, अनसाउंड माइंड। कौन? मिस रूपाली is an example of a person. पर्सन माना जाता है भाई, इनकम टैक्स उसे पर्सन मानता है। आइए जरा सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। बेटा HUF के बारे में पहले भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा। सर क्या? हाँ, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। आपको पता है हिंदू लॉ के 2 स्कूल चल रहे हैं। एक चल रहा है दयाबागा स्कूल, एक चल रहा है मिताक्षरा स्कूल। दीदी ये ऊपर वाला हो गया ना? तो भाई दयाबागा स्कूल के अंदर का क्या होता है? ये बेसिकली वेस्ट बंगाल एंड असम इस साइड चलता है। चाइल्ड कैन नॉट एक्वायर राइट इन प्रॉपर्टी till the time head of the family is alive। सर बच्चों को कोई अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी में। कब तक? जब तक फैमिली जिंदा है। इसलिए मर्डर होते हैं। यहां पे लिखते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम, चाइल्ड acquire right in property by birth। भाई साहब
किसी बनिए के यहाँ कोई लड़का हो, उसका ब्याह होएगा, ब्याह होने के बाद जैसे ही एक बालक ने जन्म लिया, और वो अगर वेस्ट बंगाल और असम से बिलोंग नहीं करता, वो दिल्ली में रहता है सर, है ना। अब आप जानते हो बेटा बनिए के लोग ऐसे ही होते हैं। डिफेंडर तो नॉर्मली बात है, वो खरीद लाते हैं। तो बेटा उन पे डिफेंडर है या फॉर्च्यूनर है लड़के पे, तो भाई क्या करेंगे, जैसे एक बालक जन्म लेगा, बालक का अधिकार आ गया भाई प्रॉपर्टी पे, डिफेंडर पे, प्रॉपर्टी पे सब। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद एक नोट लिख लीजिए इसमें कि बेटा जैन एंड सिख undivided families would also be treated as HUF। सर ये दोनों भी किसके अंदर काउंट होंगी, HUF के अंदर काउंट होगी। बात समझ में या नहीं है? कितने परसेंट पता चल गया तुम्हें? पहला कौन सा था? और उसमें कौन कौन आते हैं? सभी आ जाते हैं जितने भी इंसान हैं, चाहे वो सही दिमाग के हैं नहीं है, मेजर है माइनर है, चाहे वो कैसे भी हैं, सब आते हैं जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा क्या आया? HUF सबको पता ही है कि भाई हिंदू अनडिवाइड फैमिली होती है, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है उसका वो हिस्सेदार बन जाता है। लेकिन इसके अंदर बस 2 जगह एक्सेप्शन थी, तो वो उसको अलग से लिखवा दिया गया और वो बात खत्म हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं सर कौन सा? 3rd लिख लिया ना यहाँ तक? हाँ जी, कंपनी। कंपनी में ए आएगा इंडियन कंपनी। सर इंडियन कंपनी में क्या होता है? कहता है एनी बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड in India under Companies Act or any other state laws हाँ जी। तो इंडियन कंपनी कौन सी होती है? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के अंदर अंडर कंपनीज एक्ट या किसी भी स्टेट लॉस के तहत, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इंडियन कंपनी बोलते हैं। फॉरेन कंपनी किसे बोलते हैं? एनी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, उसे हम बोलते हैं क्या? बेटा जो भी कंपनी इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है उसे
ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है? ऑल इंडियन कंपनी आर डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी can also be treated as domestic company if they made prescribed अरेंजमेंट इन इंडिया। भाई कंपनीज एक्ट वालों ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं कि अगर आप ऐसे ऐसे काम करोगे। बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन क्या है भाई? मैनेजमेंट के ऊपर है। किसके ऊपर है दीदी? मतलब अगर कंपनी की कोई भी एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, अगर इंडिया के अंदर हो रही है पूरे साल में एक बार भी, तो उसे हम क्या मान लेते हैं? डोमेस्टिक कंपनी मान लेते हैं। क्या मानते हैं? सर मैं नहीं, फॉरेन नहीं मानी जाएगी उसे। मतलब एक बार भी अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई डिसीजन मेकिंग का कोई काम लिया जा रहा है किसी मीटिंग के अंदर और वो इंडिया से हो रहा है, तो उसे हम मान लेते हैं डोमेस्टिक कंपनी। बात समझ में आई या नहीं आई? सर कितने टाइप के पर्सन हो गए? चौथा पढ़े क्या? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? कहता है इट मीन्स फर्म डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एलएलपी एक्ट 2008। समझ में आया नहीं आया? सर जो डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बताई गई है या फिर एलएलपी एक्ट के अंदर डेफिनेशन जो बताई गई है उसी को हम क्या बोल लेते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोल लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हैं सर। ए एंड बी एसोसिएट्स, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या है? फर्म है सर। सर 5th पॉइंट पढ़े क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दिस इज कॉल्ड एओपी। ठीक है। और दूसरा होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हाँ दी, बीओआई, एओपी और बीओआई। सर इसके अंदर लिखिएगा अंडर एओपी एनी पर्सन कैन became the member but
under BOI, but under BOI only individual can become the member. ठीक है जी भाई, मान लो मैं मैथ्स वाले सर और कोई इंग्लिश की टीचर मिलती है हमें, वो या वो पोल साइंस वगैरह भी पढ़ाती हैं, 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, और हम तीनों चारों मिलकर के कहीं कोई प्राइम लोकेशन पे कोई नया कोचिंग खोलें, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि भाई वहां पे जो भी बच्चे आएंगे, मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूं तो कॉमर्स तो मैं ही पढ़ाऊंगा, मैथ्स वो सर पढ़ाएंगे, साइंस कोई और पढ़ाएगा, ऐसे करके, और हम रेंट सब शेयर कर रहे हैं आपस में, या जो भी खर्चे आ रहे हैं, जो भी हमने बोर्ड लगाना है, लाइटें लगानी है, कुछ भी लगाना है, वो सारी चीजें खर्चों को हम बांट रहे हैं, और इनकम के जिसके पास जो है वो रख रहा है। मान लीजिए मैं सेंटर पे हूं और कोई बच्चा आया कहता है सर मेरे को मैथ्स की कोचिंग लगानी है, मैं बोलूंगा हाँ हाँ ठीक है हमारे यहाँ अवेलेबल है, और मैं उसको मैथ्स वाले सर का नंबर दे देता हूं, यही करूंगा ना। ऐसी मैथ्स वाले सर क्या कर रहे हैं, मैथ्स वाले सर मेरा नंबर दे रहे हैं। सेम ऐसे ही हमारी इंग्लिश की मैम है, इंग्लिश की मैडम किसका नंबर दे रही हैं, समझ में आया नहीं है। और इंग्लिश की मैडम के लिए अगर कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मेरे को इंग्लिश की कोचिंग लेनी है, तो मैं किसका नाम लूंगा, मैडम का, कि भाई ये मैडम ही पढ़ा सकती हैं, हमारे तो बस का नहीं है। तो भाई जो ये बातें कर रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। हम सारे इंडिविजुअल हैं, लेकिन मान लो हम 2-3 लोग इंडिविजुअल काम कर रहे थे और एक कोई पार्टनरशिप फर्म भी साथ में मिलकर काम करने लग जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ, बोलो भाषण में नहीं, ठीक है जी। सर एग्जाम्पल लिखवा दो। DH जॉइंट वेंचर्स, सर छठा आता है लोकल अथॉरिटी। छठा क्या आता है, और कुछ बुरा सा हो सकता था। लोकल अथॉरिटी में क्या क्या आता है बेटा, ग्राम पंचायत आती है बेटा, एमसीडी आती है, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आता है, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। 7 नंबर पे आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसके अंदर आता है पर्सन विच इज नॉट covered in above 6 कैटेगरीज, वो इसमें आते हैं सर।
एग्जाम्पल के लिए ICMAI या ICAI या LIC या दिल्ली यूनिवर्सिटी, बोलो बात समझ में ही नहीं, ये सब इसके अंदर आते हैं। सर अगली डेफिनेशन लिखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 SSC की। SSC कौन होता है? इट मीन्स जो भी पर्सन है रिक्वायर्ड टू पे टैक्स or any other sum under income tax law, all SSCs are person, but all persons are not SSC। यहां तक हो गया हो तो बता दो। सर कोई भी पर्सन जिसको पे करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी भी तरह का कोई भी पैसा, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अगली बात मैंने क्या बोली है कि एसएससी जो होता है ना, मतलब ऑल एसएससी पर्सन है, लेकिन सारे पर्सन एसएससी नहीं है। क्यों? सर हो सकता है किसी पर्सन को किसी भी तरह का कोई भी पैसा पे ना करना हो, ऐसे भी तो हो सकता है। नहीं करना होगा तो नहीं आएगा। बोलो, टॉपिक क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े? ठीक है। चलो जरा कुछ कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास? कुछ कैलकुलेशंस पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा लिखिएगा जरा, टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2026 से 27 तक का। बताओ इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2025 से 26। यानी बेटा मैं फिलहाल जो अभी ये पढ़ा रहा हूं तुम्हें, अब जो मैं क्या दीदी, ये हमारे ना टैक्स रेट है, मतलब इस साल जिस बंदे ने जितनी भी इनकम कमाई है उसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, ये अभी आप थोड़ी देर में ही पता लगा लोगे। ठीक है? अब बेटा ये दो टाइप का मिलेगा तुम्हें। एक मिलेगा जनरल टैक्स रेट और एक मिलेगा स्पेशल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट कौन सा है? जो कि हमारा फाइनेंस एक्ट 2025 के अंदर लिखा हुआ है। और स्पेशल टैक्स रेट कौन सा है? जो कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा हुआ है। ठीक है जी? तो बेटा पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरल टैक्स रेट पढ़ रहे हैं। ठीक है जी?
जनरल टैक्स रेट। अब उसमें भी एक हेडिंग आती है ए पार्ट कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF ठीक है जी, AOP, BOI या AJP। बेटा समझ गए किस किस की बात कर रहा हूं मैं? किसी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, HUF की बात कर रहा हूं, ये तीसरा पर्सन हो गया और ये चौथा पर्सन हो गया, यानी कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है। 7 पर्सन थे हमारे, 4 पर्सन इसमें आ गए, ठीक है जी। अब इसके अंदर भी एक और हेडिंग आती है, इफ individual age is less than 60 years। अगर किसी इंडिविजुअल की एज कितनी है, 60 साल से कम है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि टोटल इनकम जो होगी अप टू 2.5 लाख यहां पे लगेगा नील। सर इस बात को बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो टोटल इनकम अगर उसकी कितनी है, 2.5 लाख रुपए तक है, तो टैक्स कितना लगेगा? ये टैक्स है बेटा, टैक्स कितना लगेगा? नील। सर 2.5 लाख से ज्यादा अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख, डेट इज, सर इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि अगले 2.5 लाख पे कितना लगेगा? बोलो हाँ या ना? अगले 2.5 लाख तक कितना लगेगा? 5% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा बेटा? 5%। सर 5 लाख से ज्यादा अप टू 10 लाख, डेट इज नेक्स्ट 5 लाख, कितना टैक्स लगेगा? 20%। और सर फिर यहां पे लिख रहा हूं मैं, अब 10 लाख के ऊपर जो भी है, ठीक है जी, डेट इज मोर, या रिमेनिंग भी लिख सकता हूं, जो भी इनकम रह गई है उसके ऊपर कितना लगेगा? 30%। बोलो बात समझ में ही नहीं आई भाई? 2.5 लाख तक तो 1 रुपए का टैक्स नहीं लगना, 2.5 लाख से ज्यादा 5 लाख तक कितना लगेगा? 5%। अगली कहानी मैंने क्या बोली कि 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक कितना लगेगा? 20%। और उसके बाद जो भी इनकम बची है उस पर कितना लगेगा? 30%। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर बी पार्ट भी लिखिएगा जरा इसमें। ये ए था ना, यहां पे लिख रहा हूं इफ इंडिविजुअल एज इज 60 ईयर और मोर बट लेस देन 80 ईयर, सर इसे पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन। तो सर यहां पे कैसा लगता है? मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा यार। लिख लिया हो तो बता दो।
ठीक है नहीं? ठीक है। तो इसके अंदर लिखिएगा टोटल इनकम अप टू, सर 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 5 लाख तक, डेट इज, बताओ कितना लिखूंगा नेक्स्ट? नेक्स्ट 2 लाख बेटा। अबे 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, 3 से 5 की बात कर रहा, मतलब अगले 2 लाख पे कितना टैक्स लगना है? 5%। फिर मैं बोल रहा हूं 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक, इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट कितने? 5 लाख पे कितना लगेगा? 20%, है ना? और बेटा 10 लाख से ज्यादा, डेट इज रिमेनिंग जो भी रह गया है उस पे कितना लगेगा? 30%। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आया? ठीक है बेटा, इसकी थर्ड सी कैटेगरी लिखेंगे। इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन डेट इज, जो भी हमारा रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 18 ईयर और मोर, इतना बड़ा नुकसान हुआ ना। I resident individual. सारी खराब